तो हम लोग अभी जब डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में, तो मैं भी फैक्ट ही बता रहे थे कि रविंदर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का एक फैक्ट था। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को डिसाइड किया है। 7 दूना के 14 फरवरी। तो हम लोग 14 फरवरी की बात नहीं कर रहे हैं, 7 फरवरी की बात कर रहे हैं। शायद 7 फरवरी जो भी हो, इतना तो जानकारी है ये नहीं कि कौन महीना में कौन सा टाइम चलता है। तो रविंदर सिंह का केस है। रविंदर सिंह ने अपने दोस्त के साथ, अपने चचेरे भाई और भाई के साथ मिल करके अपनी पत्नी बिमला को मर्डर करता है। और मर्डर करने का मोटिव क्या है? मोटिव यही है कि जो एक्स्ट्रा रिलेशनशिप है, जो उसका एक्स्ट्रा मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप है, जो कि बलबीर कौर है, बलबीर कौर जो कि बाद में गर्लफ्रेंड है और उससे शादी करना चाहता है, ये बिमला को मारने का मोटिव है। अब इस मोटिव को देखो, इतना छोटे से इशू को लेकर के इतना ब्रूटल क्राइम करना भी जस्टिफाइड नहीं था, जो भी था। अब इस तरह से हर एक फैमिली, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, टेंडेंसी वही रहती है। लेडीज हमेशा चाहती है कि अपने हस्बैंड के साथ रहूं, सम्मान के साथ जिंदगी जीऊं। मैं हमेशा से कहता हूँ कि जो शादी लड़कियां करती हैं सिर्फ इसलिए नहीं करती है कि नहीं, हाँ मतलब कि खाने को मिले, इसलिए करती हैं कि तुम उनको भी सम्मान दोगे, उनके साथ साथ उनके मदर फादर पेरेंट्स को भी सम्मान दोगे। तो एक नॉर्मल टेंडेंसी है और ये चीजें हमें सोच कर चलनी चाहिए। जब हम अपने ब्रदर मदर फादर का रिस्पेक्ट चाहते हैं किसी और से, तो उसके मदर फादर को भी रिस्पेक्ट देना चाहिए। ये नॉर्मल चीज है। अब बिमला को इस सबने क्या किया है, कितने ब्रूटल वे में मर्डर किया। क्या कि बिमला को बोला कि चलो हमारे साथ, जहाँ मैं जॉब करता हूँ वहीं पे काम रहना, वहीं पे सरकारी क्वार्टर है, आराम से जो भी है वैसे बाला फुसला करके। बिमला भी बोली ठीक है, हस्बैंड जहाँ रहेगा वहीं रहूंगी। जब राम के साथ सीता जंगल में रह ली तो बिमला क्या चीज है। तो बिमला ने भी वही प्लान बनाया, लेकिन यहाँ पे राम की जगह रावण निकला। इसने रास्ते में 12 बजे चला। ये 30 जुलाई की घटना है ये। जुलाई अगस्त ये महीना यही होता है। अब दिल्ली पहुंचते पहुंचते वो 6:30 बजे वो दिल्ली पहुंचे। और जब रेवाड़ी पहुंचे, रेवाड़ी के लिए जब वो आगे ट्रेन से बढ़ते हैं वो, तब वहां पे जिस ट्रेन में वो बैठते हैं, तो 2:15 का टाइम है। 2:15 का टाइम मतलब ये हुआ रात के 2:15 बजे। रात के 2:15 और लोकल ट्रेन में वो भी कोई पैसेंजर नहीं था, क्योंकि उन सबों का ऑलरेडी प्लानिंग ही था। क्योंकि रात की कई लोकल ट्रेनें ऐसी होती हैं, या जाड़े के मौसम होते हैं जहाँ लोकल ट्रेन में आप जा रहे हैं, या कई बार स्लीपर में ही जाते हैं। जैसे मैं कई बार बनारस जाता हूँ, तो एक आध बार देखता हूँ मैक्सिमम सवारी इलाहाबाद ही उतर जाती है, कानपुर इलाहाबाद उतर जाती है, बनारस जाते जाते एकदम सुनसान ट्रेन खाली हो जाती है। अकेले बैठे बैठे डर लगने लगता है कि बगल में कौन बैठा है, क्या कर देगा, कोई नहीं जानता। अब जैसे ट्रेन रेवाड़ी से आगे बढ़ती है, 2:15 का रात का टाइम होता है, उसे देखे कि कोई पैसेंजर उसमें नहीं है। देयर वाज नो पैसेंजर इन द कंपार्टमेंट एक्सेप्ट द एबव 5 पर्सन। एबव 5 पर्सन मतलब 4 एक्टिवेट हो गए एंड बिमला पांचवी हो गई। अब उसका हस्बैंड क्या करता है, इस टाइम उसका मर्डर होता है। अब मर्डर कैसे होता है इसके बारे में मैं यहाँ पे अगले पेज पर डिटेल में बता दिया हूँ। इस पॉइंट को, जब मर्डर होता है, कैसे मर्डर होता है, मैनर मैंने यहाँ डिस्कस कर दिया है। अब वाइफ तो बहुत ही नॉर्मल, उसको मालूम ही नहीं था। उसके हस्बैंड ने उसको पीछे से गर्दन पकड़ करके उसको फ्लोर पे, मतलब कंपार्टमेंट का जो फ्लोर होता है उस पर वो पटक दिया। और पटक दिया और अप्रूवर क्या किया, देखो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड शुरुआत करता है। हस्बैंड उसको गला पकड़ करके फ्लोर पर बहुत तेज से पटकता है, मतलब उसको फ्लोर से उसके हेड को टकरा देता है। और जब गिर जाती है तो अप्रूवर क्या करता है, अप्रूवर जो कि इसका फैक्ट फ्रेंड रहता है, उसने उसको उसके पैर को पकड़ लिया, बाय द फीट उसके पैर को पकड़ लिया। और भानु जो उसका चचेरा भाई है, उसके मुंह पर, माउथ पे एसिड डाल दिया। एसिड डालते ही, अब समझ सकते हो कि अगर एसिड पड़ेगा तो अंदाजा तुम लगा सकते हो कि अगर एसिड का एक बूंद तुम्हारे अगर हाथ के किसी भी स्किन पर, किसी भी बॉडी की स्किन पर अगर पड़ जाए, तो तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि एसिड क्या होता है। तो रविंदर के पटकने के बाद अप्रूवर ने उसका पैर पकड़ता है और भानु जो होता है उसके माउथ पे एसिड डाल दिया। माउथ एसिड डाल दिया, पूरी तरह से जल गए। और उसका जो छोटा भाई था, उसका छोटा भाई बगल में खड़ा था, उसने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन था।
क्योंकि सारा प्री प्लानिंग से ही सब चल रहे थे, कंस्पिरेसी के थ्रू ही चल रहे थे। तो इस तरह का मैटर ऑलरेडी था। सतेंद्र, तुम लोग को आवाज सुनाई दे रही है ना? बारिश हो रहा है उसकी वजह से तो आवाज नहीं प्रॉब्लम आ रही है? नो सर, नहीं नहीं सर, एकदम क्लियर है सर। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ आवाज थोड़ा सा बारिश का मौसम बना हुआ है। सतेंद्र कुमार अब इसने पार्टिसिपेट नहीं किया और इस तरह से सब मार करके जब ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ी तो उसने ट्रेन से उसको नीचे फेंक दिया, चलती ट्रेन से नीचे रोड के मतलब रेलवे ट्रैक के साइड में फेंक दिया। और ऐसा करते समय रविंदर और उसके चचेरे भाई के स्किन पे थोड़ा सा एसिड गिर गया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, एसिड थोड़ा सा गिर गया था। और डेड बॉडी को मतलब उसको जो अनकॉन्शियस थी मतलब वो सबको लगा कि वो मर गई है और वो सब नीचे फेंक करके चलती ट्रेन से फेंक करके आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गया तो आगे बढ़ करके आगे की प्रक्रिया बहुत फैक्ट बताना बहुत जरूरी नहीं है, इतना जरूरी था। अब वो अनकॉन्शियस थी, वहां के गांव के आसपास के लोगों ने देखा कि अरे डेड बॉडी पड़ी हुई है, तो वहां के लोगों ने उसको उठा करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और हॉस्पिटल में जब गई थोड़ा थोड़ा बोल सकती थी, उसने बताया कि मेरा हस्बैंड मेरे साथ रास्ते में जा रहा था ऐसे वैसे, लेकिन ये नहीं बता पाई कि मतलब ऐसा स्टेटमेंट नहीं था जो डायन डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आ सकता था। क्योंकि डायन डिक्लेरेशन की कैटेगरी में आता तो दैट वाज द सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस एंड दैट वाज द सोल बेसिस ऑन द विच पर्संस कैन बी कन्विक्टेड। लेकिन वहां पे उसका स्टेटमेंट डायन डिक्लेरेशन कैटेगरी में नहीं आया है, ये इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उसने बताया कि नहीं, थोड़ा सा फैक्ट बताया, पूरा नहीं बता पाई। और शाम होते होते 31 जुलाई को उसका डेथ हो गया। अब ये दोनों क्या किए, इसे पांचों चार बचे तो दो को अपने भाई और चचेरा भाई को वापस भेज दिए। और ये दोनों फ्रेंड थे और ये एक्यूड था जो एयरफोर्स में जॉब करता था, दोनों जाकर के ड्यूटी ज्वाइन कर लिया। ड्यूटी ज्वाइन कर लिया, जब ड्यूटी ज्वाइन हो गया ताकि वो सब कल को शो कर दें कि भाई हम प्ली अफेली भाई हम तो ड्यूटी कर रहे थे, हमारी पत्नी को कौन मर्डर किया क्या ना किया, कोई नहीं कर सकता था। एक मैं अपने गांव की घटना बताता हूँ, हम थोड़ा सा बस 1 मिनट लेंगे, बहुत ब्रूटल था। हमारे गांव में एक ब्राह्मण फैमिली है, वो ब्राह्मण मतलब गांव के बगल की दूसरे गांव की फैमिली है। वो हमारे एरिया में हाई प्रोफाइल फैमिली है। उसके घर में कम से कम 3-4 आईएएस होंगे, मतलब बहुत बड़ा बिजनेस, मतलब अमीर भी हैं सब, बहुत धन दौलत है, सरकारी गवर्नमेंट आईएएस उसके घर में 2-3 है। हुआ क्या कि उसके घर में जब शादी हुई, उसकी बहू आई, उसकी बहू को वो दहेज के लिए सब टार्चर करने लगे। अब उसको मारने का प्लान बनाया है। एक दिन क्या हुआ कि बारिश का मौसम बहुत तेज था और बारिश उसके जस्ट बगल में ही नदी नदी बहती थी। अब उसने क्या कि लेडीज ने किसी तरह से अपनी जान बचा करके नदी के किनारे पहुंच गई। उसको लगा कि मैं नदी किसी तरह से भाग जाऊंगी तो अंधेरे में भागते भागते मैं कहीं भी भाग जाऊंगी, लेकिन ये सब मुझे मार देगा। अब मलाह क्या किया, मलाह तो जानता था कि गांव में पंडित जी का इतना रेपुटेशन है, वो पहचान लिया कि अरे पंडित जी की बहू है। अब उसने क्या किया, वो समझ ही नहीं पाया मलाह ने उसको कंटिन्यू रिक्वेस्ट करती रही कि मुझे नदी पार करा दो, मुझे मार देगा, लेकिन वो नहीं समझा। और उसने क्या किया, पकड़ करके जबरदस्ती कहा कि नहीं तुम पंडित जी के घर के हो, तुम्हें मैं ऐसा नहीं जाने दूंगा, और ले जाकर उसको घर पे पहुंचा दिया। अब उसे घर पे पहुंचा दिया, उस रात वो क्या किए, उसको मार करके घर के बीच का जो आंगन होता है उसको खोद करके उसमें डेड बॉडी डाल करके 2 बोरा नमक, कम से कम 100 केजी नमक उसमें डाल दिया था। और डाल करके उसको पाट करके मिस्त्री को बुला करके वहां पे टाइल्स बिछवा दिया, मतलब पूरा फर्श पे टाइल्स लगा दिया। और हस्बैंड चला गया मुंबई, क्योंकि वहीं पे आईएएस का जॉब था, वहीं पोस्टिंग थी। और जा करके मुंबई में वो एफआईआर करा दिया कि हमारी वाइफ इससे थी, क्या बोलते थे, हमारे साथ आ रही थी रास्ते में और कहीं गुम हो गई, किसी ने उसका किडनैप कर लिया। अब इस तरह का मैटर वो हो गया, मैटर कुछ दिन के लिए क्लोज हो गया। लेकिन वो मैटर हाई प्रोफाइल था क्योंकि उसका फादर भी था, हायर अथॉरिटी पे था। उसके फादर ने कंप्लेन किया कि वाइफ तो हमारी इतनी पढ़ी लिखी थी, वो मुंबई में कैसे खो सकती है, मुंबई कौन सी बड़ी चीज है, वो तो हमेशा आती जाती रही, इधर उधर खो नहीं सकती है। अब दबाव बना, और दबाव जब हाई प्रोफाइल केस बना, डीजीपी को डायरेक्शन आया और केस की इंक्वायरी जब शुरू हुई, तब पता चला, जब सब अरेस्ट वरेस्ट होने लगे, जब मारपीट होने लगा, तब पुलिस आकर के उसको जब फर्श तोड़ी, तो जब उसने फर्श तोड़ने के बाद जब उसको बॉडी निकाली गई थी,
तो बॉडी का इतना मतलब स्मेलिंग आ रहा था कि लगभग 3-4 किलोमीटर के दायरे में उसका स्मेलिंग आ रहा था। तो मतलब इस तरह से अपनी वाइफ को उसने मर्डर किया था। पर्पज क्या था? सिर्फ डाउरी एक पर्पज था। और पर्पज अलग-अलग हो सकते हैं, जो भी घटनाएँ होती हैं, तो बहुत मैटर चर्चा में था। और यहाँ पर भी देख रहे हो कि ये सब इतना प्लानिंग में था कि जा कर के जॉइन कर लिया और बाकी शो कर दे कि नहीं हम वो कर लेंगे, प्ली ऑफ एलिबाई ले लेंगे कि हम तो आर्मी में थे, तुम हम मर्डर कैसा कर सकते हैं। और इसी वजह से देखो इनका अरेस्ट कब हो रहा है, ये 13 अगस्त को अरेस्ट हो रहा है सब। क्राइम हो रहा है 30 जुलाई को, ये 30 जुलाई को अरेस्ट हो रहा है, लेकिन पुलिस को पहुंचते-पहुंचते 13 अगस्त लग गया, जिसमें कहानी एकदम क्लोज़ मतलब पूरा ओपन है। फादर कह रहा है कि हाँ, हमारी बेटी हमारे दामाद के साथ गई है। दिल्ली तक आया है, सब कुछ है, फिर भी इतना टाइम लग गया। तो अब इस तरह के मैटर में अब ये केस यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये तुम्हारा फैक्ट रहा। 13 अगस्त को अरेस्ट होते हैं, उसका फ्रेंड एक्कम्प्लिस बन जाता है क्योंकि मैटर हाई प्रोफाइल था, एक्कम्प्लिस बन गया। अब ट्रायल कोर्ट के पास जब मैटर आया तो ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल कर दिया। अब देखो हस्बैंड का एक्विटल इतना मतलब कि कुछ कह नहीं सकते, शॉकिंग न्यूज़ है एक तरह से, लेकिन कोर्ट की हम गलती कभी नहीं देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ एडवर्सियल सिस्टम है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द आर्गुमेंट्स ऑफ द पार्टी। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मैक्सिमम पब्लिक प्रोसिक्यूटर की टेंडेंसी ये है कि वो एक्यूज्ड के साइड से पैसा ले रहे हैं। अगर सबसे ज्यादा करप्शन कहीं है तो वो जुडिशरी में है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में है। पुलिस तो फालतू में बदनाम है केवल। इस तरह का मैटर हाई कोर्ट में जब मैटर गया तो हाई कोर्ट ने इसको कन्विक्शन कर दिया 302 के अंतर्गत। जब हाई कोर्ट ने कन्विक्शन किया और कन्विक्शन करके उसको डेथ सेंटेंस दिया। अब देखो ट्रायल कोर्ट में एक्विटल है, हाई कोर्ट में कन्विक्शन है। तो मैटर चला गया अपील में। अपील में कौन गया? रविंदर सिंह गया। अब यह 2 पॉइंट पर केस है। एक तुम्हारा एक्कम्प्लिस पर केस है, एक इशू स्टॉपेल पे केस है। इशू स्टॉपेल का ये आर्गुमेंट क्यों ले रहा है, मैं थोड़ा-सा एक लाइन बता देता हूँ। हुआ क्या कि केस जब चलना शुरू हुआ, तो इसके भाइयों पर भी केस चला। जो कजिन था, उसका भाई था और सब पे केस चला। लेकिन कजिन का जो केस चला था, उसके केस का नाम अलग था। उसमें क्या हुआ, कजिन को एक्विटल हो गया था। जबकि एक्कम्प्लिस का ही स्टेटमेंट था। इसका कहना था रविंदर का कि जब मेरे भाई वाले जजमेंट में वो एक्विटल हो गया, उसी को मेरे उस जजमेंट को मेरे मामले में अप्लाई करिए और मेरा भी एक्विटल कर दीजिए। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, यहाँ पे इशू स्टॉपेल नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि वहां पे पार्टी अलग थी। वहां पे उस केस में तुम पार्टी थे ही नहीं। उस केस में तुम्हारा भाई पार्टी था और स्टेट पार्टी था। और इस केस में तुम पार्टी हो और तुम स्टेट पार्टी है। तो जिस केस में तुम पार्टी हो नहीं, उस केस का इशू तुम्हारे ऊपर स्टॉपेल कैसे लग सकता है स्टेट स्टेट के खिलाफ। तो यहाँ पे इशू स्टॉपेल को नहीं लागू किया गया था। अब बात रही एक्कम्प्लिस की। एक्कम्प्लिस ने तैयार हो गया, सब कुछ अपना पूरा कहानी बता दिया, सब कुछ थोरोली बता दिया। तो जब एक्कम्प्लिस ने कहानी बता दिया, तो उसके कोरोबोरेशन का भी एक बात आता है। जनरली कोरोबोरेशन फॉलो किया जाता है, तो कोरोबोरेशन में क्या एविडेंस था जो कोरोबोरेट किया? कोरोबोरेशन में एक्कम्प्लिस ने बताया था, इसके चचेरे भाई को और इसको जब ये सब तेजाब डाल रहे थे लड़की के मुंह पर, बिमला के मुंह पर तेजाब डाल रहे थे, तो तेजाब की कुछ बूंदे छिटक करके इसके हाथ पे आ गई थी और इसका शर्ट भी जल गया था और इसका थोड़ा सा स्किन जल गया था। और फिर कहा कि पहला बात यह है कि इसका स्किन जला था और दूसरा बात यह है कि हम लोग जब ज्वाइनिंग किए हैं आर्मी में, मतलब एयर फोर्स में दोबारा रिज्यूम किए, ज्वाइनिंग किए दोबारा, तो वहां पर इसने क्या किया कि अपना जो सरकारी हॉस्पिटल होता है आर्मी का, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के उसका ट्रीटमेंट करवाया है। तो वहां पे अब जो डॉक्टर ने ट्रीटमेंट किया था वो डॉक्टर आया, कहा कि हाँ, मैंने इसके हाथ पर एसिड पड़ा हुआ था, इसका इलाज किया। और एक रजिस्टर मेंटेन होता है, जब आप जाएंगे ना हॉस्पिटल में दवा लेने के लिए सरकारी हॉस्पिटल में, तो एक अटेंडेंस रजिस्टर भरना पड़ता है। उसमें इसका रजिस्टर में नाम भी था इसके एक्यूड का, मतलब कि रविंदर का, कि हाँ इसने ट्रीटमेंट करवाया है। तो जो एक्यूड का जो मेडिकल रिपोर्ट जो थी, डॉक्टर का स्टेटमेंट था और जो मेडिकल रजिस्टर थे, वो सारे एविडेंस जो थे एक्कम्प्लिस के स्टेटमेंट को कोरोबोरेट कर रहे थे। इस मैटर को लेकर के कोरोबोरेट हो गया, फाइनल कन्विक्शन हो गया। हाँ, कन्विक्शन अपहेल्ड हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड कर दिया। लेकिन इस जजमेंट को पढ़ने का जरूरत क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है?
सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी 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 आपको बताया था कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था इस केस में, इसका ये कहना था कि जो एक बार मैं 1 मिनट टाइम लूँगा, बस 1 मिनट तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उसके बाद रिप्लाई कर दूँगा तो मैं क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। नहीं तुम लोग बाद में कन्फ्यूज़ रहोगे, कहोगे सर पढ़ाया ही नहीं। देखो ड्यू एलएलबी का तुम्हारा क्वेश्चन है। 2019 का पिछले सेमेस्टर का क्वेश्चन था और फिर बता दूँ कभी भी एग्ज़ाम होता है कॉम्प्लिस का, किसी भी स्टेट का, ये मान के चलो कि अकम्प्लिश का एक क्वेश्चन मैंडेटरी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये अकम्प्लिश का क्वेश्चन, स्टोपेल का क्वेश्चन और ये सब जो डायन डिक्लेरेशन का क्वेश्चन, कन्फेशन का, एडमिशन का, तुम एविडेंस में सिर्फ 60 टॉपिक याद कर लो, 7 से 8 टॉपिक का नोट्स बना लो सब्जेक्टिव के लिए, उतना में तुम क्लिक कर जाओगे। तुम एकदम सर्टेन है, मैं 7 क्वेश्चन लिख लो, 7 में से 5 क्वेश्चन आ जाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ ऑब्जेक्टिव का दिक्कत होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव थ्रू आउट पूछता है। तो जिसको भी अगर सब्जेक्टिव किसी भी स्टेट का देना हो, आप एक बार जाइए, आप सिर्फ 5-6 टॉपिक का नोट्स बना लीजिए। अगर कम से कम आप एक एडमिशन का बनाइए, कन्फेशन का बनाइए, डायन डिक्लेरेशन का बना लीजिए, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंस का बना लीजिए, और उसका क्या बोलते हैं, इसका स्टोपेल का बना लीजिए, अकम्प्लिश का बना लीजिए। ये मेन क्वेश्चन है। और 60 के लिए, 60 में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं, तो 60 में जो क्वेश्चन आते हैं वो प्रिजम्पशन के आते हैं, मे प्रिज्यूम, सेल प्रिज्यूम आते हैं, फैक्ट इन इशू आते हैं, और ये क्या बोलते हैं, प्ली ऑफ एलिबाई का 60 नोट आ सकता है, रेस जेस्टे का 60 नोट आ सकता है, हियरसे एविडेंस का 60 नोट आ सकता है, लेटेंट एंड पेटेंट एम्बिग्यूटी का 60 नोट आता है। ये सब 60 नोट के क्वेश्चन हैं। बाकी तो एविडेंस सबसे इजी सब्जेक्ट है और सबसे स्कोरिंग भी है। तो क्वेश्चन है हु इज एन अकम्प्लिश। तो हमने अभी शुरू में ही जब केस डिस्कस किया था, तो 3 जजमेंट के साथ एक फॉरेन जजमेंट था, 2 इंडियन केस का जजमेंट था। उन केसों के माध्यम से हमने अकम्प्लिश का मीनिंग बता दिया था आपको कि अकम्प्लिश का मीनिंग क्या है। और फिर दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द क्रेडिबिलिटी ऑफ हिज टेस्टिमनी, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो क्रेडिबिलिटी जब ये आपसे पूछता है तो वो क्रेडिबल है कि नहीं है। अगर क्रेडिबल नहीं है तो क्यों क्रेडिबल नहीं है। इस केस में आपको जो केस कौन सा था, पहला केस जो था बुबोनी साओ केस, बुबोनी साओ केस भी लिख देना, हारून का भी केस लिख देना, रविंदर का भी केस लिख देना। सारे में एक ही पॉइंट था, लेकिन मेन पॉइंट अब बुबोनी साओ कोट कर देना कि क्रेडिबिलिटी इसलिए हम नहीं मानते हैं क्योंकि ये बैड कैरेक्टर के होते हैं, ये ऑलरेडी अपने दोस्त को धोखा दे चुके होते हैं, और ये प्रोसिक्यूटर को खुश करने के लिए 2 एक्यूज को और डाल सकते हैं, पूरी कहानी बना सकते हैं, एकदम बैठे बैठे एकदम एक कहानी लिख सकते हैं कालिदास तुलसीदास की तरह। तो इस तरह की इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत सही नहीं है। डज इट रिक्वायर कोरोबोरेशन, जब एक क्वेश्चन आएगा क्या कोरोबोरेशन की जरूरत है, तब आपको लिखना पड़ेगा रूल ऑफ लॉ क्या है। तब यहाँ पर डिस्कस होगा 114 बी एंड 133, ये दोनों डिस्कस एक साथ करना पड़ेगा। इन दोनों के रिलेशन में डिस्कस करेगा तो आप कंक्लूड करेंगे कि रूल ऑफ प्रूडेंस क्या है, रूल ऑफ लॉ क्या है, रूल ऑफ प्रूडेंस कैसे रूल ऑफ लॉ में कन्वर्ट हो गया है। इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और यही आप डिस्कस करेंगे कि देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस व्हेन कोरोबोरेशन इज नेसेसरी, व्हेन कोरोबोरेशन इज नॉट नेसेसरी। तो व्हेन कोरोबोरेशन इज नॉट नेसेसरी, इस पॉइंट को आप डिस्कस करेंगे रविंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा केस से। ये लिख रहा है कि डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। तो आपके लिए मैं 4 केसेस साइड कर चुका हूँ। चारों केसेस को आप क्रोनोलॉजिकल वे में आप लिखेंगे। क्रोनोलॉजिकल देखिए, आप बुबोनी साहो केस है जो बताएगा, बता दिया हूँ। आर के डालमिया का जो केस है मीनिंग है, हारून रविंदर दगदू, ये सब केसेस हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन आप देखेंगे। अब हम बताएंगे कि किस मामले में कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो फैक्ट आ रहा है, पहला फैक्ट कि अगर इस तरह का कंडीशन है, अगर वर्दीनेस ऑफ क्रेडिबिलिटी, अगर एक कॉम्प्लिस अपने क्रेडिबिलिटी को प्रूव कर दे कि ना मैं क्रेडिबल हूं। अब कैसे प्रूव करेगा कि मैं क्रेडिबल हूं, वो कह सकता है, कई तरीके इसके हो सकते हैं। जैसे वो हो सकता है कि वो उसने कहा था कि देखो मेरी पत्नी बैड कैरेक्टर की है, मैं आर्मी में हूँ और किसी और के साथ रिलेशन बनाती है और ऐसे वैसे मेंटेनेंस मैं देता हूँ। जबकि एक कह सकता है कि मैं समझा कि उसकी वाइफ की गलती है,
मैं नहीं जान पाया कि यही इसकी गलती है कि इसने किसी और गर्लफ्रेंड पटाया है। तो इस तरह का क्रेडिबिलिटी अपना प्रूफ कर सकता है। दूसरी बात की क्रेडिबिलिटी प्रूफ होने के बाद वो क्राइम को इस तरह से एक्सप्लेन करता है, क्राइम और फैक्ट को इस तरह से एक्सप्लेन करता है जो इंट्रिंसिकली टू बी नेचुरल, जो एकदम इनहेरेंटली नेचुरल लग रहा है और प्रोबेबल लग रहा है कि हाँ ये सही होगा। इसके सिवा इसका कोई मतलब और दूसरा कंक्लूजन नहीं हो सकता। मतलब 3 फैक्ट अगर प्रूफ हो जाएं तो एक्कम्प्लिस को कोरोबोरेशन की जरूरत नहीं है, वहां पे कन्विक्शन हो सकता है। पहला है वर्दीनेस ऑफ क्रेडिबिलिटी, दूसरा है कि जो फैक्ट नरेट कर रहा है वो नेचुरल और प्रोबेबल हो, और तीसरा है कि जो कंक्लूजन निकल करके आ रहा हो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का मतलब एक ही कंक्लूजन निकल करके आ रहा हो कि हाँ उसी ने क्राइम किया है और किसी ने क्राइम नहीं किया है। तो अगर एक साथ तीनों चीजें प्रूफ हो जाए, क्रेडिबिलिटी, नेचुरल एंड प्रोबेबल सर्कमस्टांसेस एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, इन सर्कमस्टांसेस में विदाउट कोरोबोरेशन के भी कन्विक्शन हो सकता है। लेकिन जहां पर ये स्टोरी उसकी रिलायबल नहीं लग रही है, जहां पे स्टोरी अनरिलायबल पर्सन है या उसकी स्टोरी नॉर्मल नहीं लग रही है, तो वहां पे रूल ऑफ कॉशन आपको फॉलो करना चाहिए, रूल ऑफ प्रिकॉशन फॉलो करना चाहिए, रूल ऑफ प्रूडेंस फॉलो करना चाहिए, और वहां पे उसके बाद ही आपको कन्विक्शन होना चाहिए। अब यहाँ इश्यू स्टोपेल की बात आई। इस केस में इश्यू स्टोपेल इसलिए लागू नहीं किया गया क्योंकि रविंदर वर्सेस स्टेट एक अलग केस था और उसके कजिन का और स्टेट का अलग था। तो जब दो केस अलग अलग हों तो इस मामले में इश्यू स्टोपेल की बात ही नहीं आई। अब कंक्लूजन निकल कर क्या कि ही वाज कन्विक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने उसका कन्विक्शन कर दिया। अब इस तरह से हमने कॉम्प्लिस के पॉइंट को डिस्कस किया। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम आपको कोट करना चाहेंगे, दगदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का। इसका जो सेंटेंस है बहुत ही इफेक्टिव सेंटेंस है, ये बहुत ही प्यारा सेंटेंस है। ये इंटरव्यू में एक लाइन यही कोट कर देगा, बाकी आप रिप्लाई करते रहो। कहेगा वो कि देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन 133 एंड 130 114 इलस्ट्रेशन बी ऑफ द एविडेंस एक्ट। एंटीथेसिस का मतलब कहने का मतलब कि 36 का आंकड़ा 3 और 6 हिंदी में लिखोगे तो जस्ट अपोजिट बनता है। तो कह रहा है कि यहाँ पे इनकी बहुत जानी दुश्मनी नहीं है, इस बात को आप प्रूफ करिए कि दोनों जानी दुश्मनी होने के बाद, जानी दुश्मनी नहीं है, ये दोनों आपस में मित्र हैं और एक ही जगह दोनों पे अप्लाई हो सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट में को प्रूफ करिए कि देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन द सेक्शन 133 इलस्ट्रेशंस एंड 114 ऑफ द एविडेंस एक्ट। तो जब आप इसको एंटीथेसिस की बात आएगी तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे वर्ड में यूज हुआ है, यहाँ पे सेल यूज हुआ है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ है, यहाँ पे रूल ऑफ प्रूडेंस है। जो मैं पहले डिफरेंस बता दिया हूँ 114 और 133 में डिफरेंस, उसी डिफरेंस को कोट कर देना इंटरव्यू में, बहुत ही अच्छा मार्क्स पा जाओगे। तो तुम्हारे सेमेस्टर में भी लाइन आ सकता है कि देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन 133 एंड इलस्ट्रेशन बी लाइक दिस कमेंट। जब कमेंट का आएगा तो स्टार्टिंग तो जरूर करोगे कि दिस लाइन वाज कोटेड इन द दगदू वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, बट देयर आर सम मोर लीडिंग केसेस, दीज आर में सारा केस लिखोगे कि बोबोनी साहू क्या है, रविंदर क्या है, सारा केस तुम वहां पे लिख दोगे। और इस तरह से कॉम्प्लीट को हमने कंक्लूड कर दिया। अब अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज आस्क, आई हैव टाइम, आई विल रिप्लाई ऑन दैट पॉइंट। किसी को क्वेश्चन पूछना है कि नहीं? चलो ठीक है, तब बेस्ट ऑफ लक। सर एक क्वेश्चन थोड़ा बता दीजिए सर। हाँ बोलो। प्रिवी काउंसिल का केस था हाँ 1949 में वो किया गया था, हाँ मगर वो प्रिवी काउंसिल का केस था, तो उस समय तो सर सुप्रीम कोर्ट तो हो गया था ना, बन गया था इंडिया का। दूसरा दूसरा सुप्रीम को क्या एक बार फिर से बोलना सुमित। सर बोल रहे थे कि वो 1949 का केस था ना वो, हाँ पहला बट वो प्रिवी काउंसिल का केस, वो प्रीवी काउंसिल का था। बट उस समय तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बन गया था ना सर।
और 1947 में तो इंडिपेंडेंट भी हो गया था। अभी उसमें क्या हुआ था? कॉन्स्टिट्यूशन नहीं, उसमें क्या हुआ था ना कि अभी कुछ मैटर जो ऑलरेडी चल रहे थे, जैसे उसका जब जजमेंट खोलोगे इस पे क्या बोलते हैं, जब जब मैं लिंक जो शेयर किया हूँ तो वहां पर केस का जब नाम आएगा ना तो बॉम्बे हाई कोर्ट लिखता है। तो उसमें क्या हुआ था उस मामले में कि कुछ मैटर जैसे सेविंग में रखे गए थे, तो कोर्ट वही था। इस पॉइंट पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लग रहा है। सर सुप्रीम कोर्ट तो 1950 में चालू हुआ था ना। इतना 24 जनवरी 1950 को हुआ था। हाँ 28 जनवरी सर 1950। ऐसा है ना और ये सुमित, 1949 का है भुवनी तो। ऐसा है ना सुमित कि इसको एक बार देख लेना, मैं भी थोड़ा सा इसको क्रॉस चेक कर लूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज हो गया हूँ। एक बार मैं पढ़ लूंगा कि प्रीवी काउंसिल का हिस्ट्री कब से कब तक था, तो उसको थोड़ा सा मैं सही से बता सकूंगा। अभी तो थोड़ा सा मैं क्लियर नहीं हूँ इस पॉइंट पे। ठीक है सर। हाँ, और कुछ? चलो ठीक है, तब रखते हैं तब, ठीक ना? ओके सर। हाँ, और सुनो सुमित, तुम भी इसको सर्च कर यस लेना, सर, थोड़ा सा बिल्कुल। प्रीवी काउंसिल का हिस्ट्री डालोगे ना। हम देख लेंगे सर, हम देख हाँ, लेंगे। देख कर हमें भी बता देना, हमारा भी थोड़ा क्लियरिटी हो जाएगी। चलो ठीक, ओके रखता सर। हूँ तब। सुमित बस एक बात देख लेना उसमें कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1919 या 1935 था ना, हाँ, उसके बाद ही 1935 पे बन बना गया था। था। हाँ, वही तो हाँ, मैं तो बोल रहा था, इसलिए बेसिकली वो 1950 गवर्नमेंट का ऑफ कोई इंडिया एक्ट से इशू ही नहीं बन है। गए थे। बट जो सर ने 1935 कहा से। कि अर्लियर केसेस जो कंटिन्यू रही, तो वो मुझे भी क्लैरिटी नहीं है, बस नहीं, इस हमको भी लग रहा रेफरेंस है से कि देख। शायद, हाँ, हमको भी वही लग रहा है कि वो पहले से पेंडिंग होगा और हाँ बीच में उस समय ये सब हो गया होगा। हाँ, नहीं क्योंकि ऐसा बस है ना, देखो नॉमेनक्लेचर तब सुनो, चेंज कर ऐसा दिया था। ऐसा हाँ करते हैं हाँ, ना, राइट राइट। गेस गेस करने से अच्छा है कि थोड़ा सा उसको पढ़ लेना तुम लोग, हाँ नहीं पढ़ सर, हम करके। वो तो कंफर्म कर एक लेंगे। एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए, क्योंकि हम लोग लॉ के स्टूडेंट है ना। हम्म। थोड़ा सा हम लोग को ओके वो सर। थोड़ा सा सोर्स मालूम होना चाहिए। हम्म। चलो जी ठीक है, सर। तब रखते हैं। थैंक्स फॉर एवरीवन ठीक है फॉर सर, थैंक यू। पार्टिसिपेटिंग इन दिस पार्ट। ओके, थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू सर। ओके, थैंक्स। एंड कर देता हूँ।